So hi hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is KM Vlog by IITian। I hope आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और जितना पढ़ाया उतना एनफ है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बस आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जनरेट होता है। ठीक है, और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? जिसमें मिरर इमेज जनरेट हो जाएगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जो आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, है ना। ये पढ़ाया था। और साथ ही साथ हमने ट्रांस इफेक्ट स्टार्ट किया था। ट्रांस इफेक्ट में मैंने क्या पढ़ाया था कि एक कंपाउंड में एक लिगेंड के इफेक्ट के वजह से उसके ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड होता है, सपोज एक लिगेंड इधर है, उसके ट्रांस मतलब 180 डिग्री में जो लिगेंड होगा उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस इफेक्ट। द इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक लिगेंड के वजह से उसके ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड होगा वो ज्यादा जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा देन सिस पोजीशन में जो लिगेंड होगा। आई होप आपको समझ में आएगा लास्ट क्लास। एंड चलिए आपको आज इजी करके समझा देता हूं ट्रांस इफेक्ट क्या है, तो आप हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ऑल। एंड चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलो तो पहले चीज, ट्रांस इफेक्ट जाने से पहले हमको कुछ लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। जो लिगेंड हम पढ़ेंगे ना, जो लिगेंड मतलब जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ट्राइडेंटेड, है ना, सबके बारे में पढ़ाया था। अब उन लिगेंड के जो स्ट्रेंथ होता है ट्रांस इफेक्ट का, किसका कौन जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसका एक ऑर्डर है, उसको बस आपको याद करना है। कौन सा ऑर्डर है? देखो पहले आता है क्या, इस ऑर्डर को मैं इधर लिख दिया हूं। ठीक है, अब आपको बस ये याद रखना है, बाकी ये कुछ याद नहीं रखना, ये अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? पहला आता है वाटर। वाटर अगर कहीं भी दिख जाए भाई, उसका ट्रांस में सब्स्टिट्यूट मत करना, क्योंकि उसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम है। ठीक है, वाटर के बाद आता है OH माइनस आयन, फिर NH3, फिर पिरिडीन, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर थायोसियानाइड, फिर आयोडाइड, फिर नाइट्रो ग्रुप आता है, फिर फिनाइल ग्रुप, फिर मिथाइल ग्रुप आता है, फिर हाइड्राइड, फिर PR3, देन C2H4, देन सियानो ग्रुप, देन कार्बोनिल ग्रुप। सबसे जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट किसका होता है? कार्बोनिल ग्रुप का। ये याद रखना आप, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इन दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग। आगे जब जाके हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, डिफरेंट थियरी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनके ट्रांसपोजिशन में अगर कोई भी लिगेंड हो तो उसको सब्स्टिट्यूशन पहले होगा। ठीक है, अब ये बस आपको याद रखना है, पहले वाटर, एक बार बस 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कोई ट्रिक से याद ना रखो तो ही बेहतर है। आप ये समझ के बस याद रखो, वाटर, हाइड्रोक्साइड, देन अमोनिया, देन पिरिडीन, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड। ये आ गया वाटर, हाइड्रोक्साइड, NH3, पिरिडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, HCl माइनस, I माइनस, NO2 माइनस। इतना तक आराम से याद हो जाएगा। फिर ये लाइन याद करना, PH माइनस, CH3 माइनस, H माइनस, PR3, C2H4, Cl माइनस, CO। ठीक है, इनका सब केमिकल नाम में आप याद रख लेना। ठीक है, ओके, तो चलो अब इसके बेस पे एक एग्जांपल, एक बार आप इसको मेमोराइज कर लो, एक बार आप इसको याद कर लो। ठीक है, तो इसके बेस पे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इजीली समझ जाओगे। देखो कैसे समझोगे, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं एक लिगेंड लिख दिया हूं इधर। अब इसको क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो PtCl4 2-, ये लिगेंड कौन सा है, सॉरी कंपाउंड कौन सा है? PtCl4 2-। इसको आप पहले से जानते हो, है ना, पढ़े थे हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में। चलो इसको मैं अभी किसके साथ दूंगा? NH3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। देखो इसका चारों पोजीशन में कौन सा है? Cl ग्रुप ही है ना। अब NH3 दे दिया, कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। देखो मतलब किसी भी, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब हो गया ये। अब जब मैं नेक्स्ट NH3 दूंगा तो कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा, वो है सवाल हमारा। जब नेक्स्ट में NH3 दूंगा तब कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा, वो सवाल है। अब इधर देखते हैं हम ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। देखो NH3 ठहरा इधर, क्लोराइड ठहरा इधर, तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? क्लोराइड का, देन NH3 का। तो क्लोराइड के ट्रांस में जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, या NH3 के ट्रांस में जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा? अब बोलोगे सर ये भी तो क्लोराइड है, इसके ट्रांस में तो ये भाई ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसके और इसके में हम कंपेयर करेंगे, है ना, इसका तो कंपैरिजन खत्म ही हो गया। अब NH3 और Cl में किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? क्लोराइड का।
अब कौन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोराइड के ट्रांस में जो है, देखो नेक्स्ट NH3 कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, ये समझ में आया पहला एग्जांपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। पहले NH3 के वजह से एक सब्स्टिट्यूट हो गया, दूसरे जब इधर आया इनका ट्रांस इफेक्ट का कंपैरिजन, ये और इसके बीच में, अब इस बीच में कौन सा है Cl-, तो Cl- के ट्रांस में जो है वो NH3 के मदद से सब्स्टिट्यूट हुआ, ये ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसी को बस रिवर्स करके अगर मैं PtNH3 4NH3 ले लेता हूं, ठीक है, PtNH3 होल 4, Pt के साथ 4 NH3 लगाए, अब उसको क्लोराइड के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, चारों है किसी भी एक को कर दो C। अब फिर से इन दोनों के बीच कंपटीशन आ गया। आप पूछोगे सर कौन सा होगा अभी सब्स्टिट्यूशन, देखो भाई बोले ये Cl का ज्यादा है देन NH3, तो कौन होगा, अब Cl दूंगा तो ऑब्वियसली Cl के ट्रांस में जो होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो इधर पहला ये सब्स्टिट्यूट हुआ, दूसरा ये सब्स्टिट्यूट हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो और साथ में रिवाइज कर लेना। ओके, राइट डाउन हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम पढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग थियरी, जिस थियरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, जिस थियरी का नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब, धीरे धीरे समझो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे जाके भी अभी बहुत जरूरत होगा इसका। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम भी दे रहा हूं, साथ साथ जो लिखना चाहो वो इधर ही लिख के काम निपटा सकते हो। बस क्लास को आने से पहले, दूसरा लेक्चर देखने से पहले रिवीजन कर लेना। और भाई प्लेलिस्ट में पूरा लेक्चर 1 से पढ़ा है, आप 2x में देखो, 1.5x में देखो, इजीली देख के खत्म कर पाओगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थियोरी आता है वैलेंस बॉन्ड थियोरी। अब ये थियोरी आया कहां से है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं VBT। इसको हम कहां पढ़े हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वैलेंस बॉन्ड थियोरी हमें पहले से पता है, ये क्या है, ये वैलेंस यानी क्या है। देखो पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है न्यूक्लियस, ये एक लेयर, ठीक है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। अब देखो चीज, ये क्या है, K सेल, L, M एंड N। अब इसमें से बताओ मुझे वैलेंस सेल कौन है, ये है ना वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन करेगा, होगी नहीं। अब वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो उसके वजह से कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने यहां में पढ़ेंगे ये केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थियरी मेनली पहले जनरेट हुआ था किसके लिए, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो बॉन्ड की फर्स्ट क्लास में बताया था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल ऑफ टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमारा टारगेट क्या क्या है, हमारा टारगेट, पहला टारगेट है, राइट डाउन सब लिखो क्या क्या टारगेट है, उतना ही हमें कंप्लीट करना है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, पहला टारगेट 1 है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा टारगेट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, चौथा टारगेट हमारा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर इतना पता चल गया हम और एक स्टडी कर पाएंगे जिसको बोलते हैं EPR, बट वो फिलहाल अभी के लिए जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही काफी है। तो इतना हमें क्लियर करना है, कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, इतना बस निकालना है किससे, वैलेंस बॉन्ड थियरी से। याद हुआ। अभी हम क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी के 1 by 1 पोस्टुलेट पढ़ाऊंगा। अब उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा एक कंपाउंड PtCl4 2- ये दे दिया भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन लेग, स्ट्रक्चर लेग, मैग्नेटिक बिहेवियर लेग, मैग्नेटिक मूवमेंट, आ गया 5 मार्क का सवाल।
समझ में आ रहा है? तो सिंपल एक एक चीज को हम नीट एंड क्लीन तरीके से समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो क्या क्या पढ़ना है हमें, फिर हम वन बाय वन लिखेंगे उसका पोस्टुलेट। ओके, चलो लिख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो फर्स्ट हेडिंग डालो, पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी। पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी, पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी। तो क्या क्या पोस्टुलेट है भाई? फर्स्ट पोस्टुलेट है जो कि आप सबको पता है, एक सेंट्रल मेटल एटम में, एक कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास बैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या करने के लिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए। यह है पहला पोस्टुलेट। लिखो इसको, पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट 1 अच्छे से लिखना, पूरा क्लियर, एग्जाम में सीधा आता है। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस मोड थ्योरी। लिखो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मस्ट हैव ए वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, मस्ट हैव ए vacant orbital to accept a pair of electron, और accept electron लिखो, accept electrons कितना देगा? तो वो भाई लिगेंड को पता है, electrons from donated by a ligand, donated by ligand। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप याद हो जाए, इसी क्लास में ही याद कर लेना। पहला पोस्टुलेट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के पास भाई क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको एक्सेप्ट कर सके। क्लियर? चलो वेरी गुड। पोस्टुलेट 2 लिखो, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 लिखो। पोस्टुलेट 2 क्या बोल रहा है? Vacant orbital of same or nearly same energy undergo hybridization. Vacant orbital of, write down, vacant orbital of same or nearly same energy. Vacant orbital of same or nearly same energy undergo hybridization. undergo hybridization। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया? चलो लिख दिया ये एक बार, और साथ में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, अंडरगो एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर पोस्टुलेट नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, ओके, हो गया? लिखो पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट 1 2 समझ में आया? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? और दोनों लिगेंड और मेटल का एनर्जी सेम होगा, तभी जाके वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये पहले से ही पता है जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। ठीक है, चलो पोस्टुलेट नंबर 3। अब पोस्टुलेट 3 में क्या है? पोस्टुलेट 3 में है आउटर ऑर्बिटल पहले पार्टिसिपेट करेगा, देन इनर ऑर्बिटल। चलो लिखो पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट 3 लिखो, मैं एक बार बोलता हूं। इफ इनर and n-1d take part in hybridization, then the complex is known as, लिखो, for an octahedral complex, write down, for an octahedral complex। अब बताओ मुझे एक चीज, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने पढ़ा था D2sp3 और sp3d2। ठीक है, समझ में आया? ये तो हाइब्रिडेशन फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इफ इनर ऑर्बिटल दैट इज n-1d। ये क्या है? n-1d अभी समझाऊंगा। ठीक है,
n-1d orbital, inner orbital, or n-1d orbital takes part in hybridization, okay, the complex form is known as inner orbital complex, ठीक है। अब चीज देखो, अब हमें ये पता है जब n इक्वल्स टू 1 होता है ऑर्बिटल 1s, n इक्वल्स टू 2a 2s 2p, n इक्वल्स टू 3 3s 3p 3d, n इक्वल्स टू जब 4 4s 4p 4d 4f, n इक्वल्स टू जब 5 होता है 5s 5p 5d 5f 5g, ये सब होता है ना। ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये सब पढ़ा था, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं ना, सब याद है कि नहीं वो, ठीक है। अब वो छोड़ दो, अब 4 में क्या है, 4s 4p 4d, 4d भी है, 3 में 3s 3p 3d है, हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब ये चीज है, सपोज मैं किसी एक ट्रांजिशन मेटल का ये लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं किसका, सपोज स्कैंडियम का लिखो, स्कैंडियम का क्या है 21 है ना, तो आर्गन देन 4s to 3d हाउ मच 1, इतना होता है ना, 4s to 3d 1। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, टेबल डायग्राम, ये s होता है, d कितना आता है, d कितना आता है 5 आता है ना, 4s 3d। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2 3 4 5, d में कितना है 1। अब बोलो इसमें से आउटर ऑर्बिटल कौन है, इनर ऑर्बिटल कौन है, देखो ये है n, ये है n-1, तो इनर ऑर्बिटल कौन है भाई, ये। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं, देखो एक कॉम्प्लेक्स, पहले क्या है 3d ऑर्बिटल, फिर 4s, ओके, फिर 4p, फिर 4d, ये ऐसा सीक्वेंस जाएगा ना, 3d फिर 4s फिर 4p 4d, ओके। अब इसका लिखता हूं, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, s का कितना 1, p का 1 2 3, d का फिर 1 2 3 4 5, ओके। अब वो बोल रहा है क्या, ये क्या है आपका n-1d है ना, n-1d, ये क्या है ns है, ये np है, ये nd है, तो बैलेंस कौन है भाई, ये। अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन, आपको समझाऊंगा टेंशन मत लो, अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन करेंगे, अगर ये इनर ऑर्बिटल का जो d यूज हो रहा है ये d, तो हमारा टारगेट क्या है d2sp3, तो d2d यूज हुआ, एक d 2d ओके, 2d d2sp3 जब हुआ, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, INNER, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं IOC, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो इनर d यूज कर रहा हूं तो d2 देन sp3, d2sp3, एक बार लिखो इसको अच्छे से समझो, अगर इनर यूज हो रहा है तो क्या होगा d2sp3। अब तुम बताओ अगर आउटर यूज होगा तो क्या होगा, ये ना यूज होके ये यूज होगा, क्या होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2, समझ में आया सबको, आई होप सबको समझ में आएगा। उसका नेक्स्ट पोस्टुलेट हम वो लिखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है, हो गया, चलो वेरी गुड। अब उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, सेम चीज को बस थोड़ा इधर उधर करके लिखना है, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखो, पोस्टुलेट नंबर 4, इफ outer orbital, or you can write outer d orbital, it's better to write outer d orbital, okay, outer d orbital, और भी हो सकता है sp3 भी, तो सिंपल ये outer orbital और d orbital और outer orbital लिखो, that is n, okay, nd n orbital, okay। देखो सुनो,
आउटर डी बोल रहा हूं, मतलब आउटर जो बाहर का डी लिखा था वो भी यूज हो सकता है और sp भी यूज हो सकता है, ये ना यूज होके, बट इनर ऑर्बिटल यूज नहीं होगा। सिंपल, आउटर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, ओके, आउटर डी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल मींस आउटर होना चाहिए, ठीक है। इफ आउटर ऑर्बिटल आर टेकिंग पार्ट इन hybridization, then the complex formed is called what? जो कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई क्या बोलेंगे उसको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी OOC। अब उसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा उसका? हाइब्रिडाइजेशन सिंपल हो जाएगा क्या? sp3d2, ओके। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर भूल गए क्या? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 ये आया था ना। चलो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम ड्रॉ करो, ये इनर ऑर्बिटल 1 2 3 4 पहले क्लास में पढ़ाया था, सबको याद है ना? डी का कितना ऑर्बिटल है? 5, dxy dyz dxz dx² - y² dz², ओके। ये हो गया इनर डी, मैं इसको 3d लिख रहा हूं और n-1d जो लिखना है आप लिख सकते हो। अब इधर क्या है? 4s और ns, अब इधर np और 4p, इसको np लिख सकता हूं भाई, n यानी 4, n-1 यानी 3 हो गया। अब 4 में और कौन है? d भी है ना, तो ये क्या हो गया? 4d और nd। और क्या हो गया? अब बोलो मुझे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कौन कौन यूज होगा? इधर सिंपल आपको दिख रहा है ना, कौन यूज होगा? sp3d2 ये यूज होगा। अब ये यूज नहीं होगा, होगा कौन? ओनली आउटर ऑर्बिटल यूज होगा। समझ में आया सबको? एक बार नोट डाउन करो बेटा, ठीक है, अच्छे से समझो इसको, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ओके। लिखो, हो गया? तो चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है आपका? नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5, ये है पोस्टुलेट नंबर 5। लिखो, जो अभी समझाऊंगा, ये वरीड होने की जरूरत नहीं है। जो क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस तरह जनरेट होता है? जब लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड हो। अब जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, अब ये समझाना पड़ेगा कि वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। अब बस अभी के लिए इतना याद रखो, जो वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, ओके। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? ये करता है पेयरिंग। अब किसकी पेयरिंग भाई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, समझाऊंगा, डोंट वरी। अब जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब जनरेट होता है? जब हमारा लिगेंड क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब जनरेट होता है? जब हमारा लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और ये समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज क्या है? ये है सारे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ये, ठीक है, याद रखना। ये जो सारे लिगेंड है ना, वो अपने जो स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो अपने डोनेशन और एक्सेप्टेंस के स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो एक सीरीज में मतलब सजाए हुए हैं, ठीक है। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? देखो, उस चीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड व्हाट इज इट? यू नीड टू राइट अप टू दिस, ओके। लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, ओके, इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और भी लिख सकते हो, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। फिर आपको ये बस याद रखना है, ट्रांस इफेक्ट वाला ये, और कुछ याद नहीं रखना है कोऑर्डिनेशन में, बस ये दो चीज याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसमें भी आपको पूरा इजीली दिखाई देगा। देखो, पहला कौन आएगा? हाइड्रोजन आइटम आएगा, आयोडाइड ब्रोमाइड सब आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन डोनर आएगा। देखो इतना तक हो गया, ये सल्फर और HCN- बस है इसके बीच में, और ऑक्सीजन डोनर देखो, ये OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये ऑक्सलेट पढ़ा था ना हमने, बाइडेटेड लिगेंड ऑक्सलेट, ये वाटर,
फिर आएगा आपका कौन, नाइट्रोजन डोनर। pyridine कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये होता है ना, N होता है, इधर से डोनेट करता है pyridine, अमोनिया, NO2 एंड EN और CNO। ये आप याद रखना, ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मोस्टली वीक होते हैं, बट हर केस में ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग, हर केस में ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया। अब पहली चीज ये, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन है, जो कि पेयरिंग होने नहीं देगा, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसे रहेगा। अब जो ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से बनता है, उसमें पेयरिंग होगा। और वो किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके बोलेंगे, जिसमें पेयरिंग होगा। और उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आईओसी, ठीक है, मींस इनर डी यूज होगा, D2sp3। ओके, अब इसका क्या है, लिगेंड सारे लिगेंड अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब एक अरेंजमेंट है उनका, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज आपको बस याद रखना है, ठीक है, I-Br-S2- ये दोनों को बस याद रखना, S2- और SCN- इन दोनों के बीच में आता है। अब पहले याद रखना हाइड्रोजन एटम, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर कार्बन डोनर। देखो CnCO, और ये चीज याद रखना, मोस्टली वीक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक यानी क्या करेंगे, नो पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग यानी पेयरिंग। अब बस इतना लिखो, और अभी मैं बताऊंगा आपको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयर कैसे करता है, वीक फील्ड कैसे पेयर करता है, ठीक है, और वीक फील्ड कैसे पेयर होने नहीं देता है वो बताऊंगा, फिर आज के क्लास को बाइंड अप करेंगे। लिखो एक बार, नोट डाउन करो, हो गया। हो गया, चलो अब लिखो, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लो। फिर और एक पोस्टुलेट है, वो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ओके, अगर टाइम होगा तो अभी लिख लेंगे। चलो, पहली चीज आता है, अच्छे से समझना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और साथ में वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम बोलते हैं SFL, देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना। वीक फील्ड लिगेंड को बोलेंगे हम WFL, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इसका क्या करता है, ये पेयरिंग करता है, पेयरिंग ऑकर्स। ओके, इसमें क्या होता है, नो पेयरिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी इनका एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा, इनका एनर्जी जो गैप होता है वो ज्यादा होगा, क्या होगा, मोर। इसका एनर्जी गैप क्या होगा, आप सोचो, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जो पेयरिंग करने नहीं देगा, इसका लिखो मोर एनर्जी, मीन्स इसका एनर्जी इज मोर। पहले एनर्जी लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। इसका एनर्जी क्या है, एनर्जी इज लेस। अभी हम पढ़ेंगे, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा ना, तो एक चीज पढ़ाऊंगा, डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है। ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल 5 है ना, डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल दो चीज में स्प्लिट होता है, एक होता है क्या, ये ऑक्टाहेड्रल केस में, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। डी ऑर्बिटल में दो चीज होता है, ये क्या होता है T2G, ये क्या होता है EG। अब डी ऑर्बिटल में आप सबको पता है ये क्या है, dxy, ओके, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। अब नीचे कौन आएगा, जो इन बिटवीन द एक्सिस है, कौन कौन है, याद है सबको, dxy, नीचे लिखता हूं dxy, dyz एंड dxz। ऊपर कौन आएगा, dx² - y² एंड dz²। अब मैं कौन सा एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये जो ऑर्बिटल है ना, इन दोनों की गैप को बात कर रहा हूं, इन दोनों की गैप के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें क्या है, एनर्जी गैप, इसको हम डेल्टा E बोल सकते हैं। ओके, इस डेल्टा E इज मोर, इस केस में क्या है, डेल्टा E इज मोर देन द पेयरिंग एनर्जी, इसीलिए ये पेयरिंग होने देता है, ठीक है। डेल्टा E इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए इधर क्या होता है, पेयरिंग होता है। अब इधर क्या होता है, जो इनका जो एनर्जी गैप ये ज्यादा है, ये डेल्टा E1 लिखता हूं। अब इधर क्या होता है, 5
हो गया। अब देखो इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट कर दिया T2G एंड EG। ओके, ये भी क्या है उस तरह dxy dyz dxz dx² माइनस y² dz²। अब इधर क्या होगा dxy dyz dxz dx² माइनस y² dz²। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग मैनेज करना। अब इसका जो एनर्जी गैप है ना, ये इसका जो एनर्जी गैप है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बना सकता था, फिर भी मैं डेल्टा E2 लिख देता हूं। आपको यह समझ में आना चाहिए इसका जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, दैट मींस डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2। और इधर क्या होगा, इसका एनर्जी गैप इतना कम है कि वो पेयरिंग एनर्जी से भी कम है, तो डेल्टा E क्या होता है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी समझ में आ गया, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, नोट डाउन करो इसको एक बार जल्दी। आई होप समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। चलो, ओके, वेरी गुड। चलो मिटाता हूं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं और एक वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं। चलो, बस अभी एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको, और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या चीज है क्या नहीं। अभी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लास्ट में देखा मैंने CnCO था ना, तो हमारा FeCN6 4 माइनस, भाई इसको पुराने पहचान है इसके साथ, है ना। अब हो गया। अब इसका क्या लिखते हैं, और एग्जाम्पल वही आयरन के साथ पकड़ो। Fe क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड लिखो, Fe सिंपल लिखो कोई भी, FeCl6 लिख दो, FeCl6 और 4 माइनस, हो गया। अब चीज आओ, अब इसको कैसे सॉल्व कर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालेंगे, x इसका निकालते हैं ना, x प्लस 6 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, implies that x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू आ गया कितना, +2। अब +2 आ गया, +2 आ गया। अब इधर आओ, x प्लस 6 इंटू माइनस 1, ये भी आएगा +2। ओके, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका +2 हो गया, तो इसका भी +2 आ गया, इसका भी +2 आ गया। अब बात है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो इसके लिए मैं अभी ऑर्बिटल लिखता हूं। Fe+2, नॉर्मल Fe का क्या होता है, आयरन का क्या होता है बेटा, आर्गन होता है, साथ में कौन होता है, 4s2 3d6 होता है ना, याद है सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d6 होता है। अब इधर आओ, इधर क्या होता है, उसी तरह आयरन का लिखता हूं मैं, आर्गन 4s2 3d6 हो गया। अब चीज है कि Fe2+ है, इधर भी Fe2+ है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, आउटर ऑर्बिटल से। कौन है, 4s, और 3d में से आउटर कौन है, 4s, तो इससे गया इलेक्ट्रॉन, तो बचा कौन, ओनली 3d बचा। ये तो इनर है भाई, ये भी 3d बचा, तो 3d में कितना बचा, 6, इधर भी 6। अब मैं क्या करूंगा, अभी इसको कैसे लिखूंगा, देखो अभी कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर भी लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5, ये d ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, d ऑर्बिटल है। अब इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इधर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब फर्क आती है कहां, लिगेंड पे। अब इनको स्प्लिट करो, स्प्लिट कर देंगे तो ऊपर कितना होता है, 2, नीचे कितना होता है, 3। ये पढ़ाऊंगा अभी, क्रिस्टल फील्ड थियरी पूरा पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कैसे स्प्लिटिंग होता है, कैसे T2G हुआ, क्यों EG हुआ, सब समझाऊंगा। ठीक है, अब ये हुआ T2G, ये हो गया EG। अब देखो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फील करूंगा, क्या है ये, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड में क्या होगा, वीक फील्ड में पहले से ही बताया था, वीक फील्ड में नो पेयरिंग, मतलब पेयरिंग के बारे में भूल ही जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे फील होगा। ठीक है, सबको पहले एक एक लड्डू दे दो, फिर नीचे वाले को दो जो एक्स्ट्रा बचा। अब ये क्यों हुआ, इनका एनर्जी गैप कम है, इनका एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 फिर चला गया। क्यों कम है भाई, ये बैठा है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मतलब इसका एनर्जी गैप को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। समझ में आ गया, इसका डेल्टा E जो है ये लो है, लो।
अब इधर आओ, इसका जो स्प्लिट होगा ये स्प्लिट होगा, कौन है इधर, नीचे 3 और ऊपर कितना है, ऊपर 2। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, इसका एनर्जी गैप इतना हाई है कि भाई ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा। 1 2 3, अब जब 4 नंबर आएगा, 4 5 6, तो ये इधर क्या हो गया, इधर पेयरिंग हुआ कि नहीं, ऊपर गया नहीं गया। दैट मीन्स हियर डेल्टा ई इज हाई। तो पेयरिंग कहां हुआ, यहां पेयरिंग हुआ, यहां पेयरिंग क्या हुआ, पेयरिंग हुआ, इधर नो पेयरिंग। समझ में आया। अब इसको हम इजीली कैसे लिखेंगे, अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। अब इसको सजाने के लिए सीधा मैं इधर लिख सकता हूं 1 2 3 4 5। अभी हम स्प्लिट नहीं करेंगे, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तो स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब स्प्लिट करेंगे। अब कैसे लिखेंगे, इधर dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, नो पेयरिंग, सो 1 2 3 4 5 6 जैसे है नॉर्मल लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब पेयरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। 1 2 3, नेक्स्ट और नहीं जाएंगे, 4 5 एंड 6। अब देखो थोड़ा याद आ रहा है, इधर 2 ऑर्बिटल बच रहा है, हम बना रहे थे ना d2sp3, वो इनर d यूज होगा। अब समझ में आया सबको, d2sp3, फिर आगे का ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही, समझो इसको अच्छे से, थोड़ा टाइम लो, फिर एनालिसिस करो, फिर आराम से कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होगा, पेयरिंग होगा, वीक यानी पेयरिंग नहीं होगा। क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग में एनर्जी गैप ज्यादा है भाई, छलांग नहीं लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आज आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से कॉपी में लिखना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।